नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए सेकेंड ईयर में पॉलिटिकल साइंस विषय में राष्ट्रपति के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। यह हमारा पेपर सेकंड है जिसमें हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रपति के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं आर्टिकलों के संदर्भ में, और इसके अलावा राष्ट्रपति की जो सामान्य शक्तियां थी, निर्वाचन था, कार्यकाल था, उन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं पिछली कक्षाओं में। अब आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में। पिछली कक्षा में हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में से एक शक्ति पड़ी थी राष्ट्रीय आपात, यानी कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, उसके संदर्भ में हमने थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपात किस प्रकार लागू किया जाता था अनुच्छेद 352 के तहत। आज हम इसमें थोड़ा और विस्तृत पढ़ के हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 356 राष्ट्रीय आपात को हटाते किस प्रकार हैं। लगाने की प्रक्रिया के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति। कितने माह के अंदर अनुमति लेनी पड़ती है संसद की, 1 माह के अंदर। कहाँ पे रखा जाता है, किसी भी सदन में 2/3 उपस्थित सामान्य बहुमत और उपस्थित मतदान का 2/3 बहुत ही आवश्यक है पारित करना अलग अलग सदन में। और हमने इसके संदर्भ में चर्चा की थी कि अब तक राष्ट्रीय आपात 3 बार लागू हो चुका है। चीन के आक्रमण के समय ये 1962 में, पाकिस्तान के आक्रमण के समय ये 1971 में, और अशांति के कारण 1975 में। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय आपात में पढ़ा था हमने कि जो मंत्रिमंडल शब्द का 44वें संविधान संशोधन 1976 के तहत बात की गई थी, उसके संदर्भ में भी हमने पढ़ा कि लिखित परामर्श से ही क्या हो सकता है, राष्ट्रपति घोषणा करेगा। किसकी लिखित परामर्श, मंत्रिपरिषद की लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेगा। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय आपात 352 को हटाने की प्रक्रिया। देखिए, वो तो लागू करने की प्रक्रिया बताई थी, हटाने की प्रक्रिया ये होगी, एक तो राष्ट्रपति स्वयं घोषणा कर सकता है किसकी, राष्ट्रीय आपात को समाप्त करने की। एक तो पहली प्रक्रिया होगी कि राष्ट्रपति स्वयं क्या कर सकता है, घोषणा कर सकता है कि राष्ट्रीय आपात को समाप्त किया जाए या समाप्त हो गया। दूसरी घोषणा होगी कि 1/10 सदस्य देखिए 1/10 सदस्य लोकसभा के, इन सदस्यों के द्वारा ये मांग उठाई जाए, हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव रखा जाए कि राष्ट्रीय आपात को समाप्त किया जाए। अगर लोकसभा के सदस्यों के द्वारा 1/10 सदस्यों के द्वारा ये प्रस्ताव रखा जाए, किसके समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, तो राष्ट्रपति तुरंत 1 माह के अंदर किसकी बैठक बुलाएगा, संसद की बैठक बुलाएगा। उसमें लोकसभा की बैठक बुलाएगा और उसमें सामान्य बहुमत से पारित करके राष्ट्रीय आपात को समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से राष्ट्रीय आपात को समाप्त करने के 2 तरीके हैं।
दोनों तरीके आपको मैंने बता दिए। इसके अलावा हम बात करें अनुच्छेद 352 के संदर्भ में, तो 352 के संदर्भ में हम बात करें तो राष्ट्रपति इन दोनों प्रक्रियाओं को अपना सकता है। और राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन से आर्टिकल से होगी? अनुच्छेद 352 के तहत। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में। राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में जो कि कब लागू होता है? राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, अर्थात राज्य अगर संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता तो क्या हो जाएगा? वहां पे संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा। राष्ट्रपति अपने अधीन उस राज्य को ले लेगा, सारी शक्तियां राज्य की राष्ट्रपति में निहित होगी, या उसका एजेंट के रूप में कार्य कौन करेगा? राज्यपाल। देखिए, भारत का कोई भी राज्य हो, भारत का कोई भी राज्य हो, अगर वहां पर संविधान का अतिक्रमण किया जाता है, संविधान का उल्लंघन किया जाता है, संविधान के अनुसार राज्य का शासन नहीं चल रहा होता है, तो क्या होगा? संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति के द्वारा वहां पर किसकी घोषणा की जाएगी? राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाएगी। राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने के 2 माह के भीतर 2 माह के भीतर संसद की अनुमति लेना आवश्यक हो जाता है। अगर संसद की अनुमति नहीं मिली तो राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाता है, क्योंकि 2 माह के भीतर भीतर क्या करना पड़ता है? राष्ट्रपति शासन की अनुमति लेना आवश्यक होता है। संसद में सामान्य बहुमत से इसका प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है किसी भी राज्य में। देखिए, यहाँ पर कुछ कंडीशन ऐसे होती है कि जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, उस समय अगर लगे राष्ट्रपति को कि किसी हमें भारत के किसी भाग में या फिर किसी राज्य में राष्ट्रपति यानी राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। जरूरी नहीं कंप्लीट भारत में ही करे, भारत के किसी राज्य में किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। जबकि यहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल नहीं हो, फिर भी यहाँ पर केंद्र सरकार अपने अधीन कर सकती है। किस प्रकार से? अगर राष्ट्र पे कोई संकट हो तो सारे कानून कौन बना सकती है? केंद्र सरकार, संसद के द्वारा। तो हम यहाँ पर बात करें संवैधानिक तंत्र विफल होना, राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में, तो राष्ट्रपति शासन आता है अनुच्छेद 356 के तहत। 356 के तहत लागू किया जाता है क्या? राष्ट्रपति शासन। इस राज्य की राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते ही जो मंत्री परिषद होती है राज्य की, वो क्या हो जाएगी? निलंबित हो जाएगी। क्योंकि राष्ट्रपति की घोषणा के साथ ही वो कार्य नहीं कर पाएगी। सारी शक्तियां किसके पास आ जाएगी? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति शासन में सारी शक्तियों का प्रमुख होता है। केंद्र से राज्य का संचालन अपने एजेंट राज्यपाल के माध्यम से शासन का संचालन करता है। तो यहां पर अगर राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है तो क्या होता है? क्या होगा? यहां पर होगा मंत्री परिषद को क्या कर दिया जाएगा? निलंबित। लेकिन
अगर संसद में पारित हो जाता है तो फिर क्या होगा? राष्ट्रीय आपात अगर संसद में प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसके बाद में क्या किया जाएगा? उसके बाद में मंत्रिपरिषद तो भंग हो जाती है और विधानसभा निलंबित हो जाती है। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, प्रस्ताव पास होता है संसद में, तो उसके बाद विधानसभा को कभी भी क्या नहीं किया जाता? भंग नहीं किया जाता। विधानसभा को कभी भी भंग नहीं किया जाता। विधानसभा को सिर्फ क्या किया जाता है? कुछ समय के लिए निलंबित किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 356 आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। हमारे क्या होता है यहाँ पर भारत में, जब जब केंद्र सरकार विरोधी सत्ता की बनी, मान लीजिए यहाँ पर ये अनेक राज्य हैं, भारत के 28 राज्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दल की नहीं होगी, अलग अलग दल की होगी, तो यहाँ पर क्या होगा? उनके विचारों में मतभेद होने के कारण केंद्र सरकार राज्य सरकार का दमन करने के लिए क्या करती है? षड्यंत्र की रचना करती है और उस षड्यंत्र के द्वारा राज्य की सरकार का दमन करने की, गिराने की कोशिश करती है। तो इसका क्या हो जाता है? ये 356 का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा किया है केंद्र सरकार ने। अनुच्छेद 356 को अभी तक लगभग 100 से अधिक बार प्रयोग किया गया है। 356 आर्टिकल का प्रयोग सबसे पहले पंजाब में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? पंजाब में किया गया था। पंजाब में 356 राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी 1951 में। 1951 में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी और उसके बाद वहाँ पर कार्यकाल वैसे 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन कहाँ पे रहा? पंजाब में। वहाँ पर इसका कार्यकाल बढ़ाने के लिए 49वां व 59वां संविधान संशोधन करना पड़ा, क्योंकि राष्ट्रपति शासन की 3 वर्ष से अधिक कार्यकाल नहीं हो सकता, 3 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, चुनाव कराना आवश्यक होता है। लेकिन अगर चुनाव कराने की स्थिति ना हो तो फिर क्या करना पड़ता है? संविधान संशोधन ही। पहले बारे अपन बात करें राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में, तो संसद में प्रस्ताव जो पास होगा वो 6 माह के लिए होगा, फिर 6 माह के बाद में क्या होगा? 1 वर्ष के लिए। अगर 1 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन लागू करना होता है तो निर्वाचन आयोग का क्या लेना पड़ता है? प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। निर्वाचन आयोग द्वारा यह बोल दिया जाए कि यहाँ पर चुनाव करना संभव नहीं है तो उसका 3 वर्ष तक इसे राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 3 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, जबकि यूपी में 17 बार लागू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में भी बहुत बार लागू हो चुका है, हाल ही में हुआ है। अब जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश। अब हम बात करें वित्तीय आपात के संदर्भ में। अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति की यह भी एक आपातीय शक्ति है, वित्तीय शक्ति। देखिए अनुच्छेद 360 में वित्तीय शक्ति के संदर्भ में बात किया गया है
यहां पर कहा गया है कि राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए, वित्तीय संकट होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, वित्तीय संकट स्थिति में क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। जहां अगर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, इसकी वित्तीय आपात की घोषणा कर दी, तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि जो न्यायाधीश होंगे, जो उच्च अधिकारी होंगे केंद्र और राज्य के, उनके वेतन में क्या की जा सकती है, कटौती की जा सकती है और साधारण बहुमत के द्वारा ही वित्तीय आपात की घोषणा संसद के द्वारा की जाती है। एक बार वित्तीय आपात की घोषणा करने के बाद में इसका कार्यकाल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह वित्तीय आपात जब तक लागू रहेगा तब तक राष्ट्रपति क्या नहीं कर देता, वित्तीय आपात की घोषणा का प्रस्ताव पास नहीं कर देता, तब तक वित्तीय आपात लागू रहेगा। ये हमारी हो गई आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में। अब हम बात करते हैं आपातकालीन शक्तियों के पक्ष में तर्क, यानी कि क्या आपातकालीन शक्तियों की विशेषता है जिनकी वजह से राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्र में एकात्मक शासन की स्थापना हो जाती है संघात्मक शासन को छोड़ करके। तो हम बात करेंगे आपातकालीन शक्तियों के पक्ष में तर्क, यानी कि इनकी विशेषता के संदर्भ में। तो पहली है संकटकालीन उपबंध विशेष परिस्थितियों के लिए। देखिए, अगर भारत पर कभी भी संकट आता है, संकट की स्थिति में ये सर्वश्रेष्ठ होती है आपातकालीन, क्योंकि जब जब बाह्य आक्रमण होता है, युद्ध की स्थिति होती है, या सशस्त्र विद्रोह होता है, या वित्तीय आपात होने की संभावना है, तो क्या किया जाएगा, सारा राष्ट्र एक हो जाएगा। सभी राष्ट्रवासी मिलकर के एकता के बंधन में, एकता के सूत्र में बन जाएंगे। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय आपात या आपातकालीन शक्तियाँ संकट काल के लिए हमें विशेष परिस्थिति देती है, संघात्मक शासन से एकात्मक हो जाती है, सारा राष्ट्र एक हो जाता है। तो ये हमारी क्या है, संकटकालीन यानी आपातकालीन की एक प्रमुख विशेषता। हम बात करें यहाँ पर द्वितीय विशेषता के बारे में, तो राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता। कुछ लोगों का मानना है कि संकटकालीन पावर होने के कारण राष्ट्रपति जब चाहे तब राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दे, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर ले। लेकिन यह बिल्कुल निराधार है, यह गलत है कि राष्ट्रपति अपनी मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रपति को लिखित रूप में सलाह किससे लेनी पड़ती है, मंत्री परिषद से। और मंत्री परिषद भी तानाशाह नहीं बन सकती, क्योंकि वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, वो संसद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए संकटकालीन में भी कोई क्या नहीं बन सकता, कोई भी तानाशाह नहीं बन सकता। इसलिए यह हमारी आपातकालीन की भी एक प्रमुख विशेषता है, राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता। देखिए, अब हम राष्ट्रीय आपात या आपातकालीन की शक्तियों की पक्ष में अगला तर्क देखते हैं। आपात के समय नागरिकों की अपेक्षा राज्य सुरक्षा को अधिक महत्व।
देखिए, राष्ट्र पहले होता है, नागरिक बाद में। क्योंकि अगर अपन नागरिकता को महत्व दिए, हमारे मौलिक अधिकारों को महत्व दिए और राष्ट्रीय संकट में पड़ जाए तो क्या हमारा कुछ महत्व रहेगा? नहीं, क्योंकि पहले राष्ट्र है, उसके बाद में सब कुछ। हमें सारी चीजें उपलब्ध सुरक्षा कौन प्रदान करता है? राष्ट्र। इसीलिए संकट काल में जो मौलिक अधिकार होते हैं कुछ, उनको निलंबित किया जा सकता है। किसके लिए? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। इसीलिए यहाँ पर नागरिकों की अपेक्षा किसको अधिक महत्व दिया गया है? राष्ट्र की सुरक्षा को, राज्य की सुरक्षा को, क्योंकि राज्य की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब राज्य के क्या हैं? अंग हैं। इसीलिए राज्य क्या है? हमारा शरीर है, और राज्य की सुरक्षा क्या है? अति आवश्यक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आपात के समय ये नागरिकों की अपेक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा अति महत्वपूर्ण होती है। अगली हम तर्क के बारे में बात करें तो सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में देखिए, जब कुछ व्यक्तियों के द्वारा या कुछ संगठनों के द्वारा, कुछ समाज के द्वारा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो, उस समय ये राष्ट्रीय हित की एकता अखंडता को बचाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है कि राष्ट्र की एकता को बचाने के लिए आपात की घोषणा करना। अगर उस समय ये नियम कानून बनाने लग गए, संसद से सलाह लेने लग गए, विशेषज्ञों से सलाह लेने बैठ गए, राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं की, तो देश के टुकड़े हो सकते हैं। ये स्थिति बहुत ज्यादा भयभीत करने वाली हो सकती है। इससे लोग भय से व्याप्त हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति से लड़ने के लिए क्या किया गया है? संविधान निर्माताओं ने इससे मजबूती से टक्कर लेने के लिए आपात की घोषणा, आपात जैसी राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है। इसी तरह से हम बात करें वित्तीय संकट के संबंध में। अरे, जब भारत में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो, उस समय ये सारा राष्ट्र एक होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, वित्तीय संकट की स्थिति में संयुक्त सोवियत संघ की क्या स्थिति हुई थी। वहां पर वित्तीय संकट की स्थिति के कारण सोवियत संघ के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी स्थिति ना हो, वित्तीय संकट का सामना किया जा सके, उससे लड़ा जा सके, इसीलिए आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है किसको? राष्ट्रपति को, ताकि वित्तीय संकट से उभारा जा सके। अधिकारियों वगैरह जो भी होते, उनकी पेंशन, उनके भत्ते वगैरह, यानी उनके वेतन काट के। अब हम बात करते हैं, ये तो पक्ष में तर्क थे किसके? आपातकालीन संकट के संबंध में। अब हम बात करते हैं इन्हीं पक्षों के आलोचना, कुछ विचार को कुछ लोगों के द्वारा की जाती है। उनका मानना है कि राष्ट्रपति अधिनायक बन सकता है आपातकालीन शक्तियों से। ये कुछ लोगों का मानना है। कुछ लोगों का कहना है कि मान लीजिए संसद है और मंत्री परिषद को अपने पद से हटा दिया राष्ट्रपति ने और लोकसभा को भंग कर दिया। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास
आपातकालीन समय में राष्ट्रीय शासन लागू करने पर सारी शक्तियाँ किसके पास आ जाएगी? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति अपने मनमाने तरीके से जब तक लोकसभा का गठन नहीं होता तब तक 6 महीने के लमसम क्या कर पाएगा? 6-7 महीने अपना पावर से निरंकुश बन जाएगा, अधिनायक बन जाएगा। लेकिन हम बात करें, राष्ट्रपति अधिनायक नहीं बन सकता, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? प्रतिबंध होते हैं, संविधान के भी होते हैं। इस वजह से अधिनायक नहीं बन सकता। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस प्रकार से यह क्या बन सकता है? एक अधिनायक बन सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि राष्ट्रीय आपात के समय राष्ट्रीय आपात के समय या आपातकालीन के समय क्या होता है? संघात्मक रूप का अंत हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है? भारत में अनेक राज्य होते हैं, 28 राज्य हैं। तो यहाँ पर क्या है? संघात्मक व्यवस्था, यह सेंटर दिल्ली, यहाँ पर केंद्र सरकार के कुछ कार्य होते हैं, शक्तियों का विभाजन है, संघात्मक शासन है, कुछ अधिकार राज्यों को भी दे रखा है। लेकिन जब चाइना का आक्रमण हो या पाकिस्तान का आक्रमण हो या आपात की घोषणा हो, उस समय ये राष्ट्रीय एकता में बन जाता है और राज्यों की जो शक्ति होती है वो सीमित हो जाती है। उनके पास इतने अधिकार नहीं होते जितने कि सेंटर के पास होते हैं, केंद्र सरकार के पास होते हैं। तो यहाँ पर वो संघात्मक शासन का अंत हो जाता है। ये कुछ आलोचकों का मानना है, कुछ विचारधाराओं का, कुछ विचारकों का मानना है। इसी प्रकार से हम बात करें राज्य में विरोधी सरकारों का दमन, सेंटर में मान लीजिए बीजेपी है या कांग्रेस है या और कोई सरकार है और राज्य में और दूसरी विरोधी सत्ता है, दूसरा दल है, तो क्या करेगी? राष्ट्रीय आपात या 356 का प्रयोग करके जो राज्य की सरकारें हैं उनका क्या कर देती है? दमन कर देती है, उनकी सत्ता को समाप्त कर देती है और कोशिश करती है कि जो सेंटर में हो वही सरकार बने। इसीलिए 356 का अधिक से अधिक प्रयोग करती है। तो ये भी क्या है? एक आपातकालीन शक्तियों में कमी है, इसकी अवगुण है। तो हम बात करें अगली जो आलोचना के बारे में, तो वो है राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी। अगर वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया और राष्ट्रपति को ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि राष्ट्रीय संकट की घड़ी है, वित्तीय संकट की घड़ी है, तो राज्यों को कर से संबंधित, टैक्स से संबंधित उनको अधिकार नहीं रहेगा, उनके अधिकारों को समाप्त कर देती है। कानून बनाने के सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपने अधीन क्या कर लेती है? नियम कानूनों का निर्माण करने के लिए उत्साहित करने के लिए खुद हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर वित्तीय संकट की स्थिति में किसके पास चले जाएंगे अधिकार? केंद्र सरकार के पास। और राज्य सरकार क्या हो जाएगी? इनकी जो स्वायत्तता है, इनके जो अधिकार हैं वो क्या हो जाएंगे? सीमित हो जाएंगे। यह भी एक इनकी प्रमुख आलोचना है। किसके? आपातकालीन की। इसके बाद में हम बात करें तो अगली आलोचना के संदर्भ में तो मूल अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मूल अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे। क्योंकि मूल अधिकार क्यों हो जाएंगे अर्थहीन? मूल अधिकार इसलिए हो जाएंगे अर्थहीन क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते ही मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? निलंबित।
देखिए, जब युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति होती है, युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति होती है, उस समय अनुच्छेद 19 की जो स्वतंत्रताएं हैं वो सभी अपने आप क्या हो जाती है, निलंबित। अनुच्छेद 358 के अनुसार अगर युद्ध की स्थिति या बाह्य आक्रमण हो जाता है और उसके राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो जाती है तो उस घोषणा के साथ ही क्या हो जाता है कि हमारी स्वतंत्रताएं समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा ऐसी स्थिति पर क्या किया जाता है, ऐसी स्थिति पर और मौलिक अधिकार जो अपने हैं उनको भी क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है प्रस्ताव पास करके। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी क्या नहीं होते, निलंबित नहीं होते, उन पर कभी भी क्या नहीं होता, प्रतिबंध नहीं होता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अर्थहीन हो जाएंगे। यह किसका मानना था, यह आलोचकों, जो आलोचक थे उन सभी का मानना था। इस प्रकार से हमने आज पढ़ा राष्ट्रपति की आपातकालीन आलोचना के संदर्भ में और राष्ट्रपति की जो पक्ष में है आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में उनके बारे में। इसके अलावा हमने राष्ट्रपति, राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय संकट के संदर्भ में पढ़ा और लगभग अब हमारा राष्ट्रपति कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में उपराष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।